किसी को निकाह करके सरे राह नहीं छोड़ा जाता शायान उस्मानी। वो अक्सर तन्हाई में ये सोचा करती थी। वो आज वापस आई थी वहाँ 7 सालों बाद, और अब की बार दिल खून के आंसू रो रहा था कि मत मांगो भीख उस शख्स से जिसने तुम्हें बेमोल कर दिया, जिसने निकाह के 7 साल में मुड़कर तुम्हें देखा तक नहीं, जिसके लिए तुम अब भी एक अनपढ़ गंवार और छोटी लड़की हो। किससे मिलना है आपको? उससे पूछा गया। शायान उस्मानी। आवाज़ धीमी थी, आंसुओं से भरी हुई, जैसे साथ ना देना चाह रही हो उसका। मैं बता देता हूँ सर को। उस लड़के ने उसे देखते सरसरी से अंदाज में कहा था। उसे बिठा दिया गया था, लेकिन इंतज़ार, हाँ वो शख्स हमेशा से उसे इंतज़ार ही तो करवाता आया था। आ जाए। वो थके कदमों से उठी। उसे लगा नहीं था कि 7 सालों बाद वो वहीं आ जाएगी जहाँ ना आने की उसने कसम खाई थी। वो अंदर दाखिल हुई जहाँ वो किसी लड़की के बेहद करीब बैठा बातें कर रहा था। उसकी आंखों में मिर्चें भर गई थी। वो अब भी कहाँ बदला था, उसी तबीयत का मालिक था वो। उसने नकाब को दरुस्त करते अंदर कदम रखा। जी कौन? वो उसकी तरफ देखकर बोला। सेक्रेटरी कब का जा चुका था। अब वो लड़की और वो शख्स दोनों आमने सामने थे। उसके लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट छा गई। फिर आंखें झुकाए अपना नकाब उतारा और भारी होती पलकों से उसे देखा। शायद नाम से भी वो उसे ना पहचानता, इसीलिए चेहरे से नकाब हटा दिया। कौनैन खावर ने उसे देखा, जो अब अपनी जगह से खड़ा होता उसके करीब आया था फौरन। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वो धाड़ा तो उसका दिल सहम गया। इस जगह पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका, वो धीमे से बोली, और नकाब दोबारा कर लिया। वो लड़की उठकर चली गई और अब वो दोनों रह गए थे कमरे में। 7 सालों में बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में कौनैन खावर, मानना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत भी ना करना यहाँ घुसने की। ये मेरे बाप दादा की बनाई जगह है, जिसमें मेरा बाप भी हिस्सादार है। वो चीख पड़ी थी। इतना फ़र्क क्यों भाइयों में? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ख़ानदान की रिवायत को तोड़ के अपनी पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से मेरी आनी तड़पी हो, परसों तड़पी हूँ। उस शख्स का तो मैं नाम सुनना भी पसंद ना करूँ, कुछ आके उसे सामने देखना। वो हंकारा भर गया। उसे लगा ही नहीं था कि सामने मौजूद वो छटांग भर की लड़की एक रोज़ उसके सामने मौजूद उससे अपना हक तलब करेगी। ज़्यादा नहीं, मुझे बस मेरे बाप का हिस्सा चाहिए। ये कहते उसका दिल किया कि ज़मीन फटे और वो उसमें जा समाए। क्या कहा? फिर से कहना, फिर से कहना ज़रा। वो थोड़ा करीब हुआ तो वो फ़ौरन से पीछे हुई, जिस पर शायान ने आईब्रो उचकाए, जैसे कह रहा हो कि इतने तुम पाकीज़ा। मेरे बाप का हक, वो जायदाद और हर रिश्ते से उसी दिन आग कर दिया गया था जिस दिन उसने हमारे ख़ानदान की रिवायात का पास नहीं रखा था। कौनैन मैडम, उसका उस जगह पर हिस्सा तो क्या फूटी कोड़ी तक नहीं है। निकलो, और यहाँ का रास्ता दोबारा कभी मत देखना। निकलो। उसकी धाड़ पर वो पाँव तक कांप गई थी। शायान, वो लरसते हुए बोली। आंसू चेहरा भिगोने लगे। नकाब अब गीला होने लगा था। हमारे दरमियान रिश्ते का वास्ता आपको। मुझे कुछ रकम चाहिए, मेरा बाप मर जाएगा। वो कहती अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो दी तो वो शख्स उसे ऐसे देखने लगा जैसे उसके आंसुओं से बेजार हो रहा हो। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो मुस्कुराता हुआ मतलब पर आया और उसे सरता पाँव देखा। सब दे दूंगी जो आपको चाहिए, वो मिनमिनाई थी। तुमसे जो चाहिए वो तो मैं किसी भी लम्हे पा सकता हूँ कौनैन शायान। वो क्या कह रहा था वो समझ गई थी। कौनैन का दिल किया कि उस शख्स का गिरेबान पकड़े और उससे पूछे, क्या बीवी को सिर्फ इसलिए घर लाया जाता है? क्या बीवियों को यूं रुस्वा किया जाता है? क्या निकाह करके मुड़कर नहीं देखा जाता? क्या सालों सिर्फ दुश्मनी में गुजार दिए जाते हैं? कल घर पर आ जाना सुबह 8 बजे। लेट हुई तो कदम मत रखना वहाँ। मेरा वक्त बहुत कीमती है और कीमत एक साथ नहीं मिलेगी। भाग गई अगर तुम तो। कौनैन ने हिचकी भरते उसे देखा। निकाह के 7 साल वो दूर रही थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन कीमत जाने पर वो उसे कब्र से भी निकाल लेता। जानती थी वो, मैं आ जाऊंगी। वो कहते पलट गई। मैं और कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहती, मैं बस एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। मेरे बाप पर मेरे खून का हर कतरा वार दूंगी मैं, लेकिन आंच नहीं आने दूंगी। वो खुद को मजबूत करती, कल के लिए खुद को तैयार करने लगी। उसका बस चलता तो वो कभी भी शायान उस्मानी से दोबारा ना मिलती। वो जो जब भी मिलता था उसकी ज़ात की तजलील यूं करता कि वो रेजा रेजा होती बिखर जाया करती थी। आज मजबूरी ना होती तो वो वहाँ कदम रखने से पहले मरना पसंद करती। वो उसे खुद फंसा रहा था इन सब में। उसे लगा था ये इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अब उसे तकलीफ में देखकर खुद पागल हो रहा था वो।
ये तुम्हारा अपना फैसला था अज़लान कि तुम उसे इन सब से गुजारो ताकि वो मजबूत हो सके। हाँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसका एक एक आंसू मेरे दिल पर गिर रहा है। मैं पागल हो रहा हूँ। वो रो रही है और वजह मैं हूँ उसके रोने की। लेकिन उसे इन सब से तुमने निकालना है। अपने माँ बाप के बाद वो जिस तरह डरपोक बन गई है कि लोगों से दूर भागती है, ऐसा नहीं चलेगा हमेशा। उसका सब तू ही है। तू ही उसे इन सब से निकाल सकता है। मैं जानता हूँ, इसीलिए उसे इन सब से निकाल रहा हूँ। वो अंधेरे में 2-4 बार बेहोश हुई है। न जाने कितने ज़ख्म उसने खुद को दिए। मुझे अपनी जान जाती महसूस होती है जब वो ये सब करती है। मेरी रूह अज़ियत में है बहुत। मैं उन दुखों का मदावा कैसे करूं? खुद को मजबूत बना यार। वो सब भूल गई है। वो आंखें मीच गया। हाँ, वो सभी तो भूल गई थी। याद तो उसे सिर्फ उसकी ज़िंदगी की तलखियाँ थी। वो कदम कदम चलता उसके कमरे में गया जहाँ वो कुछ देर के लिए रुकी थी। उसके आते ही उसने टांगें समेटी और दुपट्टा सर पर रखते आंखें झुका ली। आपको मुझसे डर लगता है हनी? वो थर थर कांप रही थी। वो शख्स चाहता था कि उसे अपनी पनाहों में ले ले, लेकिन ऐसा करता तो वो चीखती, शायद सदमे से बेहोश हो जाती। आप मुझसे डरती क्यों हैं? उसने उसके हाथ थामने चाहे जो उसने झट से अपनी कमर पर बांध लिए। हाथ दिखाएं, वो संजीदगी से बोला। हनी अपना हाथ हनी अपना हाथ किसी लड़के के हाथ में नहीं देती। वो मिनमिनाई। 16 साला वो लड़की 10 साल की बच्ची मालूम होती थी। उसके साथ क्या क्या हुआ था इन 16 सालों में, कोई सुनता तो उस पर गिशी तारी हो जाती। मुझे दिखा सकती हैं, उसने आहिस्तगी से कहा। क्यों? वो आंखें खोलते हैरत से उसे देखने लगी। कांपना कुछ कम हुआ था क्योंकि वो उसे बातों में उलझा रहा था। क्योंकि मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ। वो और कुछ नहीं कह पाया। मामा कहती है कि लड़के दोस्त नहीं होते। वो उसकी बात को रद्द कर गई थी। तो मैं आपका सब कुछ हूँ, बस इतना समझ लें। मैं आपको हाथ लगा सकता हूँ। आप सिर्फ मुझसे बात करेंगी, मेरी बात मानेंगी, मुझसे फरमाइश करेंगी, जैसे आपकी मामा आपके बाबा से करती थी। तो वो तो मेरी मामा की ज़िंदगी के लव थे ना। वो उसे देखते हुए हाथ अब भी झोली में रखे बैठी थी। तो मैं भी आपकी ज़िंदगी का सरमाया हूँ, लव हूँ। शायद ये लफ्ज़ उसने छोटे होते ही अपने बाप के मुंह से माँ के लिए सुना था। ओह, वो अब भी उसकी बात पर यकीन लाई थी या नहीं, वो नहीं समझ पाया। इन्हें पुरानी बातें याद करवाना ज़रूरी है, नहीं तो ये सारी ज़िंदगी इसी अजियत में गुजार देंगी। उसे डॉक्टर की बात याद आई तो वो दुखते दिल से खड़ा होने लगा। ये ले। उसे लगा वो नाराज़ हो गया है, इसलिए अपने हाथ आगे कर दिए। हनी, उसने हाथ थामा उसका, वहाँ मौजूद जख्म को देखने लगा। फिर उसकी भूरी आंखें जो सूजी हुई थी हल्की सी, हमेशा की तरह। फरिश्ते, उसका नाम लबों से अदा करता वो उसके हाथों पर झुकने लगा जब उसने तेज़ी से अपना हाथ खींच लिया। जिस्म उसका हल्का हल्का कांपना शुरू हो चुका था। क्या खाएंगी आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे यहाँ डरावने ख्वाब आते हैं। वो उसे बताने लगी। आप मेरे घर चलेंगी? वो यकदम कुछ सोचता पूछने लगा। आप मेरे क्या लगते हैं?" उसके इस सवाल पर वो उसे बहुत से जवाबात देना चाहता था लेकिन खामोश हो गया। "बस कुछ, मैं आपका सब कुछ हूँ। हम मेरे घर चलेंगे, मेरे साथ शाम तक", वो कहता बाहर निकल गया था। अपने बाप को नाश्ता करवाने के बाद वो दवा देने लगी जो नकाहत से बस बिस्तर से लग कर रह गए थे। "बाबा जान, आज काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तबीयत ख़राब हो तो मुझे बस एक फ़ोन कर लीजिएगा।" अब वो कहीं भी जाती तो दिल को धड़का सा लगा रहता था बाप की वजह से। पहले तो उसने उनके लिए एक लड़का रखा था जो उनकी देखभाल कर देता था जब वो कॉलेज जाती थी तब, लेकिन अब हालात ऐसे ना रहे थे, इसलिए उसने सबको हटा दिया था। "बाबा जान, हम आपका हक लेकर रहेंगे। आपने सालों दिए हैं इस बिज़नेस को", वो हमेशा उनसे कहती। "नहीं, उनके दर पर जाकर मांगना ऐसा है जैसे मैं मान लूँ कि मैंने कोई गुनाह किया है। मोहब्बत की शादी और अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन शख्स का इंतखाब करना हर इंसान का हक है, जो उस हवेली में कहाँ दिया जाता है।" वो सब हमेशा ये कहकर उसे चुप करवा देते, लेकिन अब उसे ज़रूरत पड़ गई थी। उसका बाप बीमार था बेहद। बीपी रोज़ हाई हो जाता था। वो अभी जॉब करती तो 7-8 हज़ार से ज़्यादा कुछ नहीं आता हाथ में। उसका अपना कॉलेज अभी ख़त्म हुआ था। बस शाम में घर में बच्चों को पढ़ा देती। वो इतना खुद के लिए कर लेती थी बस। 18 साल की हो जाना था उसने चंद माह में, और यूनिवर्सिटी भी तो शुरू हो जाती। वो घर से निकल गई, रिक्शा करवाया और उस पते पर पहुंच गई जहां उसे बुलाया गया था। अंदर दाखिल होते ही उसने बड़े से लॉन को देखा। उसमें तो उसका पूरा घर आ जाता।
तल्ख सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। जी मैम, मुलाजिम ने उससे पूछा, शायान उस्मानी से मिलना है। वो उसे बताने लगी तो उसने अजीब सी निगाहों से उस 17 साला लड़की को देखा जो कॉलेज या स्कूल की बच्ची लगती थी। क्या काम है? यहाँ पर अपने निजी काम भी सबको बताने पड़ते हैं क्या? वो इतनी बदलिहाज नहीं थी, लेकिन उस घर की शान और शौकत देखकर उसे अपने बाप के साथ हुई नाइंसाफ़ी खुलने लगी थी। आ जाए। उसे अंदर बिठाया गया, लेकिन अंदर उसने सर उठाकर उस महल की रौनकों को नहीं देखा। ये सब चीज़ें उसे मुतासिर नहीं करती थी। अपने कमरे में बुला रहे हैं वो आपको, उसी मुलाजिम ने उसे कहा और ऊपर कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया तो उसका सांस सूखा। कमरे में क्यों? ये वही बताएंगे। और प्लीज़ ये जूते उतार दें, उन्हें गंदगी पसंद नहीं है। हाँ, मगर मैले दिल पसंद है उन सबको, वो दिल में बोली और जूते उतारते ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ गई। कम इन। वो कब से खड़ी हिम्मत इकट्ठी कर रही थी जब अंदर से आवाज़ आई। उसने अंदर कदम रखा लेकिन दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मुड़कर उसे देखा और फिर मुस्कुराया। दरवाज़ा बंद कर दो। उसकी गंभीर आवाज़ पर उसने थूक निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया और वहीं खड़ी उंगलियां मरोड़ने लगी। यहाँ आओ। दूसरी आवाज़ पर वो दम साध गई। यहीं बता दें प्लीज़। वो कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसके सामने आकर उसकी सारी हिम्मत, सारा एतमाद पानी हो रहा था। यहाँ आ रही हो या मैं वहाँ हूँ? वो सख्त आवाज़ में बोला तो वो कदम कदम उठाती उसके करीब। जी। शायान ने उसे देखा जिसने चादर मजीद खींचकर माथे को छुपा दिया था और खुद को भी उस चादर में छुपा रखा था। उसके छोटे से नाजुक सरापे पर नज़र डाली और फिर उसकी पलकों पर जो बेशक उसी के खौफ से लरज रही थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? वो इस्तफसार करने लगा। नहीं। वो आंखें उठाए उसकी आंखों में देखते बोली। तो क्यों आई हो? अपने बाप का हक लेने। ये जिस हवेली नुमा महल में आप रह रहे हैं ना, इसमें मेरे बाप की भी मेहनत है। उन्होंने रिवायत का पास नहीं रखा। ये कोई गुनाह नहीं। और चलें, सज़ा के तौर पर उन्हें सब चीज़ों से निकाल दिया गया, लेकिन मेरे बाप की मेहनत की कीमत तो पूरी करें, अगर इतने ही इंसाफ पसंद हैं आप तो। शायान ने उस छटांग भर की लड़की को देखा जो डरती थी तो नज़रें तक ना उठाती थी और अब बेखौफ जो बोली थी तो निगाहें उसकी निगाहों से हटा नहीं रही थी। शायान ने कदम उठाए तो वो पीछे होती चली गई और अलमारी के साथ लग गई। अपने बाप की बात करके मेरा मूड खराब मत करो, मुझे कुछ और चाहिए तुमसे। वो ये सब नहीं करने का सोच रहा था, लेकिन सामने मौजूद लड़की का एतमाद भी तो तोड़ना था, इसलिए उसके माथे से चादर को खींचकर उसके सर से उतार दिया तो वो हैरत ज़दा सी उसे देखने लगी। शोहर हूँ तुम्हारा, हक है मेरा तुम पर। काश आपने फ़राइज़ भी अदा किए होते। वो बोलती फिर से उसकी आंखों में देखने लगी जो शायान उस्मानी को भाया नहीं था। यकीनन इस गांव के वडेरे का बेटा था वो। अपना बिजनेस बेशक था उसका, लेकिन गांव में कोई उससे इतनी करीब आकर आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता था जो वो कर रही थी। उसके बालों को थामते शायान ने उसकी आंखों में देखा। क्या क्या कर सकती हो? आप क्या करवाना चाह रहे हैं? दिल में वो अजहद खौफजदा थी, लेकिन आज अगर वो डर जाती तो वो शख्स उसे खौफजदा करते करते ही मार देता। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। शायान उस्मानी के सारे काम, सारे मतलब सारे, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी। वो तो कुछ और सोचे हुए था, लेकिन कर कुछ और गया। मेरे बाबा को अच्छे महंगे अस्पताल में दाखिल करवाएं, उनका सारा इलाज आपके ज़िम्मे होगा, तो मुझे सब मंजूर है। तुम अपनी कीमत बता रही हो? नहीं, मेरी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, आप सब मिलकर भी अदा नहीं कर पाएंगे। वो उसकी तरफ देखती अब रुख फेर गई थी, जैसे सामने खड़ा शख्स मायने ही न रखता उसके लिए। और अगर मैं तुम्हें खरीद लूं तो? शायान ने उसके दोनों बाजू थामते कहा। आप मेरे जिस्म को खरीद सकते हैं शायान उस्मानी, लेकिन मेरी रूह को नहीं। कौनैन खावर कभी इस हवेली के मर्द का नसीब नहीं बनेगी। मेरे निकाह में हो तुम, भूल रही हो शायद। मुझे याद है, आप भूल गए हैं। आपको याद नहीं आया? 7 सालों में मैंने हर रोज़ इस रिश्ते के ख़त्म होने की दुआ मांगी है। एक और तमाचा वो उसे मार गई थी और बस यहीं तक था शायान उस्मानी का सब। डैम इट, अब मैं देखता हूँ तुम इस रिश्ते से रिहाई कैसे पाती हो। मेरी मौत तक तो तुम्हारा नाम मेरे नाम से अलग होगा नहीं। कौनैन खावर उसे धक्का देता बोला। वो ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। हलक आंसुओं से भर गया था, लेकिन आंखों से उसने एक कतरा न गिरने दिया था। वो शख्स कहाँ अहमियत रखता था कि उसके सामने अपने आंसुओं को बेमोल किया जाता। जाओ नीचे, मेरा नाश्ता बनवाओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। वो अपना पहला हुक्म सादिर करता बोला। कल से, वो बोलने लगी थी कि वो उसके पास आया और झटके से उसे खड़ा किया कि वो उसके सीने से लगते लगते बची। आज से,
और अभी से। उसने फ़ोन निकाला, खावर उस्मानी को अस्पताल में दाखिल करवाओ, अच्छे डॉक्टर से इलाज होना चाहिए। वो बोला तो कौनैन खड़ी हो गई और सर हिलाती फ़ौरन उसके काम के लिए निकल गई। तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारा बाप है कौनैन खावर। उसकी पुश्त को देखता वो बहुत कुछ सोच रहा था। शाम को वो उसे अपने घर ले जा रहा था। उस वक्त वो गाड़ी में उसके साथ बैठी थी। चलें? उसने तेज़ी से सर हिलाते उस इमारत को देखा जहाँ वो कितनी देर से थी। उसे याद भी नहीं था सीट बेल्ट बांधे हनी। उसने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, वो कैसे बांधते हैं? वो वापस मुड़ा और उसे देखते झुककर उसकी बेल्ट बगैर उसे छुए बांधी। क्या आपके घर में झूला है? नहीं, लेकिन आपको पसंद है तो लगवा दूंगा आपको। वो अपनी गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी चलते देख मुतमईन हुआ। नहीं तो फरिश्ते को यहाँ से ले जाना खतरे से खाली ना था। उसने तेज़ी से ड्राइव किया था और अपने फ्लैट पर गाड़ी रोकी। नीचे उतरा, फिर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। आ जाओ, क्या ये आपका घर है? बिल्कुल। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो उसके पीछे ही अंदर आई। उसने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। क्या खाओगी? अभी भूख नहीं है। वो अपने हाथों को देखती उसे बताने लगी। अच्छा, यहाँ आए ज़रा हनी। वो सोफ़े पर बैठकर उसे अपने पास बुलाने लगा जो सामने के सोफ़े पर बैठी थी। नहीं, मैं आ जाए हनी। वो कदम कदम उठाती आई और उससे कुछ फासले पर बैठ गई। क्या मुझे आपकी सब बातें माननी है जैसे मामा बाबा की मानती थी? बिल्कुल। तो आप भी मेरी बातें मानेंगे? वो न जाने क्या सोच रही थी। बिल्कुल। फिर आप मेरे जूते के तस्मे खोल देंगे? मुझसे नहीं खुलते। वो बोली तो उसने निगाहें उठाए उसे देखा जो हाथों से खेल रही थी। वो घुटनों के बल झुका और उसके जूते के तस्मे खोलते बिना उसके पैरों को हाथ लगाए जूते उतार गया। उसके उस पर नज़र डाली जो मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? वो पूछे बिना नहीं रह सका। वो भी ऐसा ही करते थे। वो कहते थे फरिश्ते के जूते से वही उतार सकते हैं, और पता है अपने जूते उन्होंने कभी भी मुझे पकड़ने नहीं दिए थे। वो खामोश हो गई। उसने होंठ भींच लिए, आंखें झप से सुर्ख पड़ गई। वो सो गई थी वहीं पर और वो उस पर झुका, उसे बाहों में भरते सामने के कमरे में अपने बिस्तर पर लिटा आया। वो बेशक मेरा भाई सही, लेकिन फरिश्ते अजलान अजहर, तुम्हारी तो खुशबू तक मैं किसी को ना दूं। वो आंखें मीच गया। भाई कहाँ है इस वक्त? उसने बाहर निकलते डरते दिल के साथ कॉल मिलाई। वो ट्रेनिंग पर है। क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हर बार का पूछा सवाल उसने पूछा, इस उम्मीद पर कि किसी रोज़ तो उसे कोई कहेगा कि हाँ उसका भाई किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका है। कोई उसे बताता कि अजलान अजहर तुम्हारे भाई ने फरिश्ते के अलावा किसी और को चुन लिया है। मैं किसी को नहीं दूंगा फरिश्ते, वो मेरी रूह का हिस्सा है। आप उसे छोड़ गए थे जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बात जिस दिन उसे याद आ गई वो आपको याद करना छोड़ देगी। वो हम कलामी करता बोला। फरिश्ते की बात याद करते उसे फिर से जिस्म में अंगारे लौटते महसूस हुए। सुकून की खातिर वो वापस कमरे में आया जहाँ वो मौजूद थी। उसके पास बैठते उसके चेहरे से उसने कंफर्टर हटाया, उसके फूले सफ़ेद गालों पर अपने हाथ की पुश्त फेरी। फरिश्ते अजलान अजहर की है बस, और अगर तुमने मुझ पर किसी और को फोकियत दी तो मर जाऊंगा मैं, तुम्हें भी मार दूंगा। वो उसको देखता सोचे गया था, फिर झुककर उसके माथे पर बोसा दिया। निगाहें अब उसकी गर्दन पर जा ठहरी। बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेखबरी में तुम्हारे करीब होने पर अजलान नज़र को कुछ दवा अपने दिल के लिए काम करती महसूस हो रही है। वो झुककर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। शिद्दत महसूस होते ही फरिश्ते ने रुख मोड़ना चाहा तो वो फ़ौरन पीछे हटा, फिर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। उसके जागने से पहले उसे यहाँ मौजूद नहीं होना था, उसके सामने से दूर होना था।